हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो स्टूडेंट्स, वी आर कवरिंग द इंडियन इकोनॉमिक बुक, है ना। जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी जो बुक है हम उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर है हमारे पास, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक। इससे कुछ ना कुछ तो पक्का आता ही है। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे क्विकली, ताकि आपको एग्जाम का जो एक वन शॉट रिवीजन होता है ना तुरंत एग्जाम से पहले, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताती चली जाऊंगी, क्विक बताऊंगी, तो थोड़ा ध्यान से और गौर से सारा वीडियो हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो जब हम बात करते हैं क्विक रिवीजन की, तो ऑफकोर्स स्केच से तो नहीं पढ़ाऊंगी या हर एक चीज़ को एक्सप्लेन भी डिटेल में नहीं करूंगी, लेकिन जितना आपको एक क्विक तरीके से रिकैप दिलवा सकती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट। राइट, सो वी हैव 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ओवर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म्स का मतलब होता है टू ब्रिंग चेंज। सो वी जस्ट हैड अ फुल, अगर आपने पहला वाला क्विक रिवीजन देखा है, आप चैप्टर्स पढ़े हैं, कि इससे पहले वाला चैप्टर क्या था कि 1950 से लेके 1990 तक की स्थिति क्या थी। हमने बोला था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या रहने वाली है, मिक्स्ड इकोनॉमी रहने वाली है, जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बहुत मिलके काम करने वाला है। लेकिन भी मतलब जब हम लोग पूरा गो थ्रू करा पूरा चैप्टर को, वी अंडरस्टूड कि प्राइवेट सेक्टर का इतना रोल हुआ नहीं प्ले करने के लिए, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाइसेंसिंग सिस्टम था बहुत स्ट्रांग था। एंड हमने A B C करके जो स्केड्यूल्स बनाए थे, कंपनीज को डिवाइड किया था, उसमें हमने ये बोल दिया था कि प्राइवेट सेक्टर को अपना अगर कंपनी खोलना तो उसको लाइसेंस चाहिए। एंड लाइसेंसिंग सिस्टम इतना ज़्यादा लिमिटेशंस लेके आ रहा था कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो ही नहीं कर पा रहा था, है ना। तो एक मेजर केस हमने देखा था, एंड हमने देखा था कि 4 पैरामीटर्स होते हैं अगर हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करना चाह रही हूँ, कि ग्रोथ हो, इक्विटी हो, सेल्फ रिलायंस हो एंड मॉडर्नाइजेशन हो। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। देन वाई वॉज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? हमें क्यों चेंज लाने की कोशिश करनी पड़ी? बिकॉज 40 साल में भी हमने देखा कि हमने वो डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाए जो हमने सोचा था। सो दैट इज वाई वी नीड अ चेंज नाउ। सो द वेरियस रीजंस फॉर मेकिंग मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर, फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पर पूरी आपने भागा दौड़ सौंप दी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ज़्यादा रोल प्ले कर नहीं रहा था, तो बचा कौन? पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर ही अधिकतर काम कर रहा है और वही फेल हो जाए तो मीन्स यू गेव योर ऑल, यू गिव इट योर ऑल, लेकिन स्टिल आपके हाथ में कुछ नहीं आया। तो पुअर परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का। सेकेंड जो चीज़ हो गई थी, डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ के आए ना आप अभी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एक इंडियन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, डेबिट क्रेडिट सब लिखना पड़ता है, वहाँ पे डेफिसिट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो रिसीट्स हैं, या मैं बोल सकती हूँ इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स इज लेस देन द आउटफ्लो, तो आप एक डेफिसिट वाले केस में चल रहे हो। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत था, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो कि प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उस सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशनरी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेरे गिरते चले जा रहे थे, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मेरा कम हो रहा है या डेफिसिट में है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका फॉरेक्स गिर रहा है। सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा हम लोग कर्जे में डूबने लग गए, बहुत ह्यूज बर्डन्स हमारे पास डेब्ट के आ गए, एंड मैनेजमेंट तो था ही नहीं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि जो मेरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ी, और मुझे LPG रिफॉर्म्स 1991 के नाम से जो फेमस है वो इंडिया में लेकर आने पड़े। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ पहला क्या है, टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुए थे, थोड़ा सा सिनेरियो आपको ये समझा सकते हैं हम, कि बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाने लगा, मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरने लग गए, एंड हमारी कंट्री को इंपोर्ट्स वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती थी, दो वी वर फोकसिंग ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टिल पूरा सेल्फ रिलायंट हम बने नहीं थे, तो किसी ना किसी चीज़ के लिए तो इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। अब मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के पैसे बचे थे, ये सिचुएशन आ गई थी, इतने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, एंड दैट इज़ वाई व्हेन वी वेंट टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक कि हमें लोन चाहिए, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आपको लोन तभी मिलेगा
भाई जब आप लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करोगे, अपनी इकोनॉमी को ओपन करोगे, लिबरलाइज करोगे, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे. सो इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड रिसीव्ड $7 billion as loan. For availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy. जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या बोला कि भाई आपको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर. आपने प्राइवेट सेक्टर को इतना बांध के रखा है, आपने बोला मिक्स्ड इकोनॉमी है भाई, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, बट इवेंचुअली वी गॉट टू सी दैट ओनली पब्लिक सेक्टर वाज वर्किंग. प्राइवेट सेक्टर पे तो आपने लाइसेंसिंग वगैरह सबका झमेला डाल दिया. सो हाउ विल दे ग्रो? Second, reduce the role of government in many areas. क्या I know that government has the power to control everything, लेकिन हर एक चीज़ में क्यों अपनी टांग अड़ानी है? कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए ना, let it go. So वो हमने बोला कि थोड़ा गवर्नमेंट का रोल हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. एंड जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखे हैं उसको ओपन अप करना है. तो रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, लिबरलाइजेशन, रिड्यूसिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन एंड रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ग्लोबलाइजेशन. तो ये क्या बन गया? LPG रिफॉर्म्स बन गया. सेम चीज़ आ गया. सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारे पास आई है वो किस चीज़ पे फोकस करती है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कराना है, लिबरलाइज कराना है, प्राइवेटाइज कराना है. So NEP was announced to create a more competitive environment in the economy and remove barriers to entry and growth of the firms. The new economic policy can be broadly classified into two kinds of measures. एक है stabilization measures और एक था मेरे पास structural reform measures. अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, don't worry, take a screenshot. Done? So you know the back story कि क्यों हमारे पास LPG आया. स्टेबलाइजेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो उनके दो प्रेफरेंस ये थे कि हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है. तो हम सबसे पहले उसके लिए चाहते थे कि जो इन्फ्लेशनरी गैप जो है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, उसको हमें कम करना है, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए. एंड हम चाहते थे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट चल रहा है उसको हम लोग को थोड़ा सा बैलेंस करना है. तो ये दो चीज़ें आ गई स्टेबलाइजेशन के लिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कर दो आप स्टेबल एंड इन्फ्लेशन को आप कर दो स्टेबल. ठीक है. सेकेंड जो मेरे पास आता है स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस वाला. तो हम चाहते थे कि मेरी जो इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए, इंटरनेशनल मार्केट में हम सस्टेन कर पाएं. तो शॉर्ट टर्म गोल क्या था कि पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारो एंड इन्फ्लेशन को कम करो. लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि हम अपने काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली करें एंड साथ ही में इंटरनेशनल मार्केट में अपनी छाप छोड़ के आएँ. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट. आपसे स्टेबलाइजिंग मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पूछा जा सकता है, ये पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है. क्लियर? गॉट इट स्टूडेंट्स? आगे बढ़े. चलो नाउ मेन पॉलिसीज कौन कौन सी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. क्लियर? सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू बी फ्री. फ्री फ्रॉम व्हाट? सबसे बड़ा झमेला क्या था? What was the biggest trouble for private sector कि वो प्रॉस्पर नहीं कर पा रहा था, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था? लाइसेंसिंग सिस्टम. तो हमें उससे लिबरलाइजेशन चाहिए था. किससे लिबरलाइजेशन चाहिए था? लाइसेंस से. लाइसेंस क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो परमिट करता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द इंडस्ट्री कि आप इस इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो, काम कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो. तो उसके लिए हमें एक रिटन परमिशन चाहिए होती थी जो लाइसेंस के फॉर्म में मिलती थी. अभी लाइसेंस इतनी आसानी से भी नहीं मिलता था, दिक्कत यही थी. सो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम चाहते थे कि वी वांट टू रिमूव द एंट्री एंड द ग्रोथ ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर. हम चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर को खुल के सांस लेने को मिले, वो अच्छे से अपना प्रॉस्पर कर पाए. जो लिमिटेशन प्राइवेट सेक्टर पे डाल दी गई थी उसको हम लोग रिमूव करें, जो बैरियर्स थे उसको रिमूव करें. सो लिबरलाइजेशन वॉज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री एंड टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन. पब्लिक सेक्टर आपका काम नहीं कर रहा तो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करो ना. आप क्यों नहीं कर रहे? आप उन पे क्यों लाइसेंस का इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो? लाइसेंस जरूरी है लेकिन आप हर चीज में मत करो जरूरी, कुछ स्पेसिफिक चीजों में करो. सो लिबरलाइजेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. लिबरलाइजेशन फाइनेंस सेक्टर में भी आया, टैक्स सेक्टर में भी आया, फॉरेन ट्रेड में भी आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में भी आया. सो लिबरलाइजेशन बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आया गया इकोनॉमी में. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, द वेरियस मेजर्स अंडरटेकन वाज
रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो मैंने अभी आपको समझाया। सेकेंड, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि पब्लिक सेक्टर को बहुत अच्छे से बूस्ट किया गया एंड उसके लिए क्या करा था, प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया गया। अगर किसी को हमने लेफ्ट आउट फील कराया था वो था प्राइवेट सेक्टर। तो अभी आपने 40 साल करके देख लिया ना दोनों के लिए, नहीं हो रहा ना आपका काम, तो ठीक है, आप उसके रिसोर्सेज को आप सही जगह लगाओ। दैट इज वाई सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटाओ, रिड्यूस करो, सब जगह लाइसेंस की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक जो केमिकल बेस्ड गुड्स हैं जो किसी के लाइफ को हार्म कर सकते हैं, एल्कोहल है, केमिकल सब्सटेंसेस है, इन सारी जगहों पे गवर्नमेंट का लाइसेंस बिल्कुल बनता है। लेकिन जो नॉर्मल गुड्स हैं उसमें आप थोड़ा लाइसेंसिंग सिस्टम को कम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हम चाहते थे पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो डिक्रीज हो, प्राइवेट सेक्टर को चांस मिले। एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो आपने रिजर्वेशन करके रख दिया था ना कि 5 प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, इसको रिमूव करिए, तभी कंपटीशन बढ़ेगा। नाउ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, MRTP एक्ट। इसके थ्रू क्या किया गया था, रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन मर्जर वर एलिमिनेटेड। ये हम लोग क्या करते थे, मोनोपोली ना बने। मोनोपोली का मतलब होता है एक अकेला राजा, वन सिंगल सेलर जो पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते थे। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें पहला आता है मेरे पास चेंज इन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या था, वाज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। जब मैं आपको आरबीआई के फंक्शन ही पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आरबीआई क्या करता है, कॉर्ड करता है द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कॉर्ड से क्या होता है, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो आरबीआई का रोल भी चेंज हुआ है। सेकेंड, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। पहले हर एक चीज क्या होती थी, पब्लिक सेक्टर ही कर रहा है, अब हम बोल रहे हैं नहीं यार, प्राइवेट बैंक्स को भी लेके आओ, कंपटीशन तभी तो बढ़ेगा, राइट। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना करना अलाउड नहीं था, लेकिन हमने उसको 51% तक कर दिया था। देन ईज इन द एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर कोई बैंक्स वगैरह हैं वो अपनी नई ब्रांच वगैरह खोलना चाह रही है तो आप उसको आसान करो ताकि ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़े। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में मैंने ये रिफॉर्म्स लेके आए। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। टैक्स रिफॉर्म्स। सो टैक्सेस आप सभी को पता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। टैक्स कौन निकालता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन निकालता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। एक हमारे पास होती है फिस्कल पॉलिसी, वो कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप बोल सकते हो। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट निकालते हैं हर साल, कितना टैक्स बढ़ा, कितना ये सब हुआ, कौन बताता है, निर्मला सीतारमण जी बताते हैं, द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसीज का काम रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। टैक्स रिफॉर्म्स में हमने दो तरीके के टैक्सेस के बारे में पढ़ा है, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, एक होता है मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कि आप समझ लीजिए इनकम टैक्स, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम कम हो जाएगी टैक्स कम देना पड़ेगा। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि जीएसटी, है ना। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो मेजर टैक्स रिफॉर्म क्या होते हैं, हम चाहते थे कि जो दुनिया भर का टैक्सेस लगा रखा है पहले आप उसको कम करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी रेगुलेट करो एंड साथ ही में सिंप्लीफिकेशन लाके आओ प्रोसेस में, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करो प्रोसेस को। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अचीव होती है। दैट इज व्हाई स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ, सिंप्लीफिकेशन करो। यहाँ पे भी सेम चीज है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा है ना, उससे भी रिलेट करना प्लीज़। तो जब मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करती हूँ उसी को मैं फॉरेन करेंसी बोलती हूँ। मैं फॉरेन एक्सचेंज को मैंने आपको बताया वी कैन ऑल्सो राइट एज फॉरेक्स, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब मैं बात करती हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में, सबसे पहला आता है यहाँ पे डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। आपने करेंसी अप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा।
करेंसी डेप्रिसिएशन क्या बोलता है? इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर पहले $1 की कीमत 80 रुपीज़ थी, लेकिन अब $1 की कीमत 85 रुपीज़ हो गई, तो क्या मेरी करेंसी अप्रिशिएट हुई कि डेप्रिशिएट हुई है? पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बताएंगे। अगर मेरा $1 का रुपीज़ पहले 80 रुपीज़ का था, अब वो सेम $1 मेरा 85 रुपीज़ का आ रहा है, तो ये करेंसी अप्रिसिएशन हुआ कि करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ? यू नीड टू टेल मी। दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। व्हाई? बिकॉज पहले $1 में, है ना, $1 के लिए मुझे 80 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन अब सेम $1 के लिए मुझे 85 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। मतलब मेरे लिए जो डॉलर है वो 5 रुपये एक्सपेंसिव हो गया, मतलब मेरी वैल्यू गिरी है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया है, मेरी करेंसी में मैं कम चीज़ें खरीद पा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ गुड्स इन फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब करेंसी को जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, हमने पढ़ा एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में और एक फ्लेक्सिबल के बारे में पढ़ा है। फिक्स्ड में हर एक चीज़ कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, या मैनेज में भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट का रोल रहता है ना। लेकिन फ्लेक्सिबल में हर एक चीज़ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैंडल करते हैं। ये चीज हम जानते हैं, जब भी मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चीजें करते हैं तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट उस चीज को करती है खुद से जानबूझ के, तो वो करेंसी डीवैल्यूएशन होता है। क्या होता है? करेंसी डीवैल्यूएशन। सो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब जानबूझ के आप अपनी रुपीस की वैल्यू को गिरा रहे हो। क्या होगा जब भी रुपीस की वैल्यू गिरेगी? सपोज अब मैं बोल रही हूँ कि $1 की जो पहले कीमत थी 80 थी, अब $1 की कीमत हो गई 75, या सॉरी अब हो गई 85। तो पहले $1 में जो यूएसए था वो 80 रुपये का सामान खरीद पा रहा था, लेकिन अब सेम डॉलर में वो 85 रुपीज़ का सामान खरीद पा रहा है। मतलब फिर वो इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा करेगा। अगर यूएसए हमसे सामान मंगाएगा तो मेरे लिए इंपोर्ट होगा कि एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट होगा। तो जब भी मेरी करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है ना, या करेंसी डिप्रिशिएट होती है, तो मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए कई बार गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जानबूझ के करेंसी को डीवैल्यू कर देती है। इसलिए ये वाले इसमें जब मैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रही हूँ, टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या क्राइसिस आप बोल सकते हो, रुपीस को डीवैल्यू किया गया था ताकि लोगों को इंडिया से सामान खरीदना सस्ता पड़े और इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। सो द गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। तो पहले क्या था, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो भी फिक्स्ड वाला प्लान करती थी कि फिक्स्ड रहेगा, गवर्नमेंट हर एक चीज़ करती थी। लेकिन बाद में हमने भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को सपोर्ट किया एंड हमने दोनों का बेस्ट चुन के मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपना एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का सिस्टम बना लिया। तो यानी गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस अब नहीं रहता। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, द इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड, पहला क्या था? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे कि टैरिफ्स हो गया, है ना, कोटास हो गए, इन सबको रिमूव करो। सेकेंड, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, रिमूवल या हम बोल सकते रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड रिलैक्सेशन इन द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। हम चाहते थे कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है ना, जब यानी हम ट्रेड भी बोलते हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके अच्छे बैलेंस बना रहे, तो उसके लिए हमने ये सारी पॉलिसीज़ को लेकर आया था। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझा इस चीज़ को कि नहीं समझा? क्लियर? तो जब हम लोग बात करेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्लियर? समझे? गॉट इट? अब बात आती है मेरे पास प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, कहाँ का लिबरल होना ज़रूरी था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि भैया पब्लिक सेक्टर का कुछ ज़्यादा ही रोल है, आप इसको हटाओ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ो। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या रहता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप
या मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पहले हर एक चीज गवर्नमेंट संभाल रही थी, अब वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाएंगे। अब इसके लिए दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है, सब ध्यान रखेंगे। पहली जो चीज है हमारे पास कि डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हो ओनरशिप। सेकेंड होता है या तो आप ट्रांसफर कर दो या तो आप कर दो डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब होता है कि भाई जैसे कि जमीन ट्रांसफर होती है कि एक हमने जो सामान लिया है हमने किसी और को दे दिया, ठीक है, उन्होंने उस चीज को खरीद लिया। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे कि शेयर्स में क्या होता है कि मैंने अपने शेयर्स को बेच दिया, अब जिसको खरीदना वही खरीद लो। सिमिलरली डिसइन्वेस्टमेंट में भी ये होता है कि पब्लिक सेक्टर जो है अपना जो उन्हें इक्विटी है, जो होल्डिंग्स उनके पास है, जो असेट्स उनके पास है, उसको रिड्यूस कर देता है, उसमें अपनी शेयरिंग को रिड्यूस कर देता है एंड देन प्राइवेट सेक्टर कैन कम, तो उसके थ्रू भी प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। तो पहला क्या है, हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली एंड सेकेंड हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड जो मेरे पास आता है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबका साथ आना, दैट एंटायर वर्ल्ड इज वन ग्लोबल विलेज, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। सो इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन या द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स। हम चाहते हैं कि ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब एक दूसरे की मदद करें, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अपने में क्लोज इकोनॉमी में नहीं रहना, ओपन इकोनॉमी हमें बनना है। डन। प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। या तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं ओनरशिप। पॉजिटिव ट्रेड्स क्या थे भाई ग्लोबलाइजेशन के, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट पॉसिबल हो पाया है ना। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हमारी रीच बढ़ी है। तभी तो हम मार्केट में सीखेंगे जब कंपटीशन होगा। सेकंड चीज क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी मेरे पास आई है। पहले तो हम सिर्फ अपने घर में बंद थे, जब घर से बाहर निकलते तो चार चीजें पता चलती है ना। सिमिलरली अगर मेरे पास क्लोज इकोनॉमी, इंडिया सिर्फ अपना ही अपना देखेगी, अगर हम लोग बाहर के उससे रिलेटेड नहीं रहेंगे या हम उसका अपडेट खुद को नहीं रखेंगे तो हम लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे, तो डेवलपमेंट हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें खुद को स्केल अप करना पड़ेगा। थर्ड चीज है बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री के उसमें ही रेंज में आता है। सो वी वांट कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छे से ग्रो करे, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब इसके नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, बेनिफिट्स ज्यादा डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड कंट्रीज को मिला है। हमने ग्लोबलाइजेशन क्यों बोला है, ताकि सबका ग्रोथ हो, इक्विटी वाला प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब जगह इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये हमें मानना है। डेवलप कंट्रीज कई बार इतनी डेवलप हो गई हैं एंड अंडर डेवलप कंट्रीज ग्रो ही नहीं कर पाई, तो एक जो गैप है वो कहीं ना कहीं इतना कम भी नहीं हुआ है। नाउ ग्लोबलाइजेशन compromises the welfare and the identity of people belonging to poor countries, and market driven globalization increases economic disparities among nations and people। अब market driven का मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन कोई सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये भी एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही जरिया है, बिजनेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज एंड डिस्पैरिटीज हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो उधर है। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन की बात करी है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स मुझे समझ आ गए हैं। प्राइवेटाइजेशन मुझे समझ आ गया है कि दो तरीके से मैं कर सकती हूँ, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दूंगी या तो मैं ट्रांसफर कर दूंगी ओनरशिप। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये रट लेना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज के लिए डीवैल्यूएशन हमने किया है, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, भूलना नहीं। लाइसेंसिंग सिस्टम के बारे में जानना है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ये बहुत ही सिंपल छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है, जब मैं बात करूँ ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए हो। आउटसोर्सिंग इसका मतलब क्या होता है, कई बार बिजनेस
के पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क रहता है एंड कुछ सेगमेंट्स को वो हैंडल नहीं कर पाते, तो थर्ड पार्टी को बोल देते कि सपोज कस्टमर सर्विस हमसे हैंडल नहीं हो रहा है या मुझे एक्स्ट्रा बर्डन लग रहा है कि हम ये बाकी पूरा मैनेजमेंट देख लेंगे, बस ये कस्टमर सर्विस आप हैंडल कर लीजिए या हाउस कीपिंग आप हैंडल कर लीजिए, यानी आप अपने मेन टास्क पे फोकस कर सको, इसलिए आपने बाकी के जो छोटे टास्क हैं उसको डेलीगेट कर दिया है थर्ड पार्टी को, तो वो आपके लिए काम करते, दैट इज आउटसोर्सिंग, somebody else is doing your work, right? So it refers to contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization. India has become a favorable destination of outsourcing. कितने ज़्यादा BPOs, कितने कॉल सेंटर्स इंडिया में अवेलेबल हैं, बिकॉज यहाँ पे उनको सस्ते में चीप लेबर मिलता है, वो भी स्किल्ड मिलता है, राइट? नेक्स्ट क्या है मेरे पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है, इससे पहले गैट हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके 1995 में मेरे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया है, जो बेसिकली पूरा ट्रेडिंग वगैरह हर एक चीज़ को देखता है, राइट? So as an important member of the World Trade Organization, India has been in the forefront of framing the fair global rules, regulations and advocating the interest of the developing world. So basically हम ये बोल सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज करता है कि किस तरीके से पूरा ट्रेड चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज कर रहा है, इंडिया भी उसका पार्ट रहा है स्टार्टिंग से, एंड हमेशा से फ्रंट फुट पे आके हमने उसमें भागीदारी निभाई है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। Now, according to some scholars, India should not be a member of World Trade Organizations. Why? Because major volume of international trade occurs among the developed nations. तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं इंडिया को। उनका पहला फेस ये रहता है कि फ़ायदा क्या हो रहा है, मेजर चीज़ें तो डेवलप्ड नेशंस ही कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन अप देयर मार्केट्स, एंड ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मार्केट हमारे मार्केट में आके अपने प्रोडक्ट्स को बेच के चले जाएं और हम लोग वीक ही रह जाएं, राइट? बायलैटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब दो कंट्रीज ट्रेडिंग करते हैं उसको बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं, ये इट्स अ कीवर्ड, ओके? तो मेजर चीज़ क्या है कि हम चाहते हैं कि अधिकतर जो डेवलपमेंट है वो डेवलप नेशंस का ही होता है, तो डेवलपिंग नेशंस को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, ओके। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। मल्टीलैटरल क्या हो जाएगा, जब दो से ज़्यादा कंट्रीज ट्रेडिंग करते हैं। टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है टैक्सेशंस वगैरह जो हम लगाते हैं ताकि हम अपनी डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट कर पाए, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब क्वालिटेटिव टर्म्स, कोटास, ये सब लगाना। ये आपके सिर्फ कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए थे, इसके फेवर में कौन था। पहला पॉइंट, ऑफकोर्स इससे मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो गया था, मेरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ गया था, इन्फ्लेशन जो था वो कंट्रोल में आ गया था, एंड पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था। क्या यही एक रीज़न नहीं थे जो मैंने पढ़े थे स्टार्टिंग स्लाइड में कि क्यों हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम अचीव कर पाए थे बिकॉज ऑफ एलपीजी, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, क्रिटिसिज्म क्या है ये भी देख लेते हैं भाई। पहला क्या है कि ग्रोथ तो हुई, हमारा इंडिया डेवलप किया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी उतनी है। सेकेंड चीज़, एग्रीकल्चर के बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं करी, पब्लिक प्राइवेट करते रह गए, किसी ने कोई भी बात नहीं करी एग्रीकल्चर की, है ना? सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर में कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ सब बढ़ गए, तो एग्रीकल्चर काफ़ी निगलेक्टेड फील कर रहा था। फर्टिलाइजर सब्सिडीज वॉज रिड्यूस बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर आ रहा है, तो सब्सिडीज भी बंद कर दी। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया उस वजह से, है ना? शिफ्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स लीड टू द राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, एंड क्योंकि कमर्शलाइजेशन करना था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, तो पैसे कमाने की वजह से, मार्केटेबल सरप्लस लाने की वजह से, फूड क्रॉप्स की वजह से हम लोग कैश क्रॉप्स की तरफ जाने लग गए, तो उसमें भी एक तरीके से हमारा प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज होने लग गया। टेक अ स्क्रीनशॉट। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब क्या है, मैंने ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, तो क्यों रीजंस हैं? चीपर इम्पोर्ट्स रिप्लेस द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। अभी तक तो आप बचा के चल रहे थे अपनी इकोनॉमी को, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था। अब सडनली जब एक और नया खिलाड़ी आ गया मार्केट में जो सस्ते में बेटर गुड्स लेके आ रहा है, तो लोग तो वही परचेज करेंगे, क्योंकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, तो हम लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी चीज़ करना। तो अगर मेरे को कोई सस्ती चीज़ मिल रही है तो मैं उसी को परचेज करूँगी, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का बुरा हाल हो गया। सेकेंड,
इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मैंने बोला कि अगर मुझे प्राइवेटाइजेशन लेके आना है तो पब्लिक सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो भी उन्होंने अच्छे से नहीं किया. सो द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज assets of public sector undertakings were undervalued and sold to private sector, and proceeds with the disinvestment were used to compensate shortage of government revenues. कि कम वैल्यू में, है ना, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ज़्यादा पैसा लेके कम हमने सामान दिया है, उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को चीटेड फील हुआ. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. टैक्स पॉलिसी आपकी इफेक्टिव नहीं रही. कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, क्योंकि कंज्यूमरिज्म का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है ना, तो उसकी भी डिमांड्स बढ़ने लग जाती हैं. अनबैलेंस ग्रोथ होने लगा, रिच और पुअर का गैप नहीं हो रहा, रीजनल इक्वालिटी बढ़ रही है ना. टैरिफ रिडक्शन जो मैंने बोला था कि जो टैक्सेस वगैरह जो रिमूव होने चाहिए वो भी इफेक्टिव तरीके से नहीं हटे, तो वो भी एक मेजर कॉज बन गया मेरा इनइफेक्टिवनेस ऑफ एलपीजी. तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं लेकिन नेगेटिव भी हैं. तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का एक क्विक रिवीजन. डिफरेंट सेक्टर्स को हमने गो थ्रू किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना. कोई डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर हम बात करें हमारे 2 चैनल से, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम. इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं kindergarten to class 12 CBSE classes, and for Hindi medium channel we cover classes from class 6 to class 12. वहाँ पे we cover MP board, UP board, Delhi board, बिहार board and Rajasthan board, and we also provide e-notes and e-books. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स हमें सब यूट्यूब पर ही डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आप फॉलो करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो. सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.